सचिन करजोट चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ। यहाँ पर जैसे देखिए, यूरोप एक महादेश है, वहाँ राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है हर किसी व्यक्ति के अपने देश के प्रति एक सम्मान होता है। जैसे हमारा देश भारत है, भारत के अगर किसी भी कोने में विदेशी कोई आक्रमणता आता है तो हम आप चाहते हैं उसको किसी तरह भगा दें, यानी कि अपने देश को सुरक्षा करना चाहते हैं। अपने देश के प्रति जो कुछ इच्छा होता है हम उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। जिस तरह यूरोप में फ्रांसीसियों के जो आक्रमणकारियों ने यूरोप में जो है दबदबा बना दिया, वहाँ के लोगों के साथ शोषण करना शुरू कर दिया। शोषण करने से वहाँ के लोग जो है एकदम बहुत तंगी हो गए, बहुत शोषित हो गए, उससे उभरने लगे। मतलब इस तरह से शासन किया तो लोग बहुत परेशान हो गए। तो वहाँ फ्रांसीसी क्रांति होने लगा। उसके बाद वहाँ में 1789 ईस्वी में यूरोप में क्या हुआ कि वहाँ के लोगों के मन में ये भावना जागे कि चलो हम अब जो है फ्रांस को यहाँ से भगाएंगे, किसी ना किसी तरह से फ्रांस को यहाँ से हटाना है। सब लोगों में इकट्ठा हुए, समूह बनाए। फिर भी इसके पास कोई साधन नहीं था, कोई हथियार नहीं था, जिसके वजह से जो है ये यहाँ के यूरोप के वासी जो है उससे हार जाते थे। इसी समय क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ कि फ्रांस क्रांति हो गया, राज क्रांति हुआ, यानी कि यूरोप के अंदर में ही एक दूसरे राज्य में क्या हो गया, क्रांति हो गया। क्रांति होने के बाद वहाँ पर नेपोलियन का आगमन हो गया, जो उसी देश के थे। नेपोलियन का जब आगमन हो गया, नेपोलियन जब फ्रांस के विरुद्ध जब युद्ध लड़ने लगा तो वहाँ के लोगों को लगा कि अब लगता है हमें कोई बचाने वाला आ गया। उसको लगा कि अब हमको कोई बचाने वाला आ गया। तो सभी जो इतना पर व्यक्ति थे, पब्लिक थे, जो फ्रांस के विरोध में थे, वो नेपोलियन के साथ आने लगा। जब नेपोलियन ने उसको फ्रांसीसी क्रांति को जब यहाँ से खदेड़ा, लेकिन खदेड़ा तो नहीं, उसे युद्ध लड़ा, जब तो दबदबा बना लिया, जब वहाँ पर कई राज्यों में कायम कर लिए, जैसे इटली और जर्मनी में अपना कुछ वहाँ पर कायम जब स्थापित कर लिए, तो वहाँ के जो उन्होंने भौगोलिक जो नाम दिए थे, फ्रांस ने जो अगर नाम चेंज कर दिए थे, उसको पुराना नाम था, उसको नाम एक नया नाम दे दिया था। वहाँ पर वह बहुत जगह तहस नहस कर दिए थे। उस समय को जो है इन्होंने एक वास्तविक रूपरेखा के नाम से प्रदर्शित किया था, यानी कि यूरोप में जो तहस नहस कर दिया था ये फ्रांसीसियों ने, नेपोलियन ने फिर से उन्हें पुनः स्थापित किया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि यूरोप में जो है बहुत सारे हस्तियों ने वहाँ पर कब्जा कर चुके थे पहले से, उन सबों ने मिल करके नेपोलियन के साथ युद्ध लड़ा और नेपोलियन को वहाँ से समाप्त कर दिया। जब नेपोलियन का फिर वहाँ पर समाप्त हो जाता है, फिर तो फ्रांसीसी क्रांति का आगमन हो जाता है। फिर क्या किया कि उसमें जितने भी हस्तियाँ शामिल थे यूरोप में शोषण के खिलाफ, उस सब ने जो है एक बार सम्मेलन किया, जिसे कहा जाता है 1815 ईस्वी में वियना में सम्मेलन किया, जिसका मेजबानी ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिख ने किया था। यानी कि 1815 ईस्वी में वियना एक शहर का नाम है, उस शहर में जो सम्मेलन हुआ, यानी कि यूरोप में जितने भी हस्तियाँ थे जो शोषण कर रहे थे, सभी ने बैठ करके वहाँ पर मीटिंग की है वियना में, जिसका चांसलर कौन था, ऑस्ट्रिया के मेटरनिख। अब इसका युग खत्म होता है, अब जो है मेटरनिख का युग शुरुआत होता है। अब उसमें जो फ्रांस में पहले जो राजा हुआ करते थे दमनकारी, उसी के दूसरा जो है राजा, फिर उसमें मेटरनिख, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, फिर उसका शुरुआत होता है। लेकिन मेटरनिख उतना खतरनाक नहीं था जितना पहले शोषण पब्लिकों को कर रहा था। ये उतना मतलब समझ रहे थे, पब्लिकों के मोमेंट को जान रहे थे। तो इन्होंने भी क्या किया, जब इटली और जर्मनी बहुत बड़े एक साम्राज्य था, बहुत बड़े एक राज था, तो उसको सोचा इतना बड़ा राज को कायम कैसे किया जाए। इसको कायम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इटली को जो बहुत बड़े शहर थे सिसिली और नेपल्स, ये सिसिली और नेपल्स दो बहुत बड़े राज थे। इस राज को क्या किया उन्होंने, इस पर इटली पर कब्जा करने के लिए पड़ोसी राज को दे दिया। जैसे बुर्बो वंश एक राज था और रोम और पोप, ये दोनों को क्या कर दिया, ये जो नेपल्स राज बांट दिया और सिसिली जो है बुर्बो वंश को दे दिया। उसको अपने मतलब अपने कब्जा में करने के लिए इसके टुकड़े टुकड़े में कर दिया। और जर्मनी पर यह खुद जो है मेटरनिख ने वहाँ पर अपने अंदर में ले लिया। जर्मनी में 39 रियासत में बांट दिया, लेकिन 39 भागों में उसको टुकड़ा, 39 राज्यों में मान लीजिए उसको बांट दिया और वहाँ पर शासन स्थापित कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मेटरनिख जो ये शासन चलता रहा, शासन चलने के बाद फिर इसका अंत हो गया। उसके बाद आया लुई 18वां, जो फ्रांस का फिर नया राजा बना। लेकिन इससे भी बहुत अच्छा ये इन्होंने काम किया, इन्होंने दमनकारी और शोषणकारी का समाप्त कर दिया और अच्छे से चलाने लगे। हम आपको अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे जुलाई की क्रांति के बारे में। इसके लिए आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।